नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल सनबिक क्लासेज में। हम लोग किरण पब्लिकेशन के वॉल्यूम 2 में दिया हुआ बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखेंगे। इसमें 150 प्रश्न दिया हुआ है। सारे प्रश्न को डिटेल सोल्यूशन करेंगे, मैथ और रीजनिंग का। आप इसे पूरा जरूर देखें, काफ़ी फायदा करेगा एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है सामान्य अध्ययन का। 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था? जो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, किसने जीता था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था। ये लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 23 जून 1757 को बंगाल के अंतिम शासक सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों के बीच लड़ी गई थी। इसके परिणाम स्वरूप नवाब और उसके फ्रांसीसी सहयोगियों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक जीत हुई और बंगाल में कंपनी शासन की स्थापना हो गई। न्याय के समान प्रशासन पर जब सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है, तब शासन की जो प्रणाली प्रभावी होती है उसे खाली स्थान कहा जाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा एक, सैनिक शासन। सैन्य शासन एक राजनीतिक शासन को संदर्भित करता है जिसमें एक संगठन के रूप में सेना सत्ता का एक प्रमुख केंद्र बन जाती है। न्याय का सामान्य प्रशासन सैन्य प्राधिकार के नियंत्रण में आता है। यह निरंकुश शासन का एक रूप है। भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की पात्रता मापदंड नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए अर्ह होना चाहिए। राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। उन्हें 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेना चाहिए। ये अनुच्छेद 157 में वर्णन है। राज्यपाल विधानमंडल या संसद का सदस्य नहीं होगा। राज्यपाल लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा तथा वह परिलब्धियों और भत्तों का हकदार होगा। यह अनुच्छेद 158 में वर्णन है। खाली स्थान स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, बेसर। बेसर शैली एक मंदिर वास्तुकला है जिसमें मंदिर वास्तुकला की नागर और द्रविड़ शैली दोनों की विशेषताएं शामिल है। नागर शैली जो है वो उत्तर और मध्य भारत में प्रचलित है, जबकि द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में प्रचलित है। और जो राम मंदिर अयोध्या में बना है वो भी नागर शैली में बना हुआ है। मंदिर वास्तुकला की बेसर शैली मुख्य रूप से दक्कन और मध्य भारत क्षेत्र में पाई जाती है। दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में किसने कराया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा एक, शाहजहां ने। मुगल बादशाह शाहजहां ने लाल किले का निर्माण 1639 ईस्वी में राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के परिणाम स्वरूप किया था। मूल रूप से लाल और सफ़ेद पत्थरों से निर्मित इसके डिजाइन का श्रेय वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को दिया जाता है, जिन्होंने ताजमहल का निर्माण भी किया था। निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 4, सूअर। सूअर जुगाली करने वाले जीव नहीं है क्योंकि उनमें एंजाइम द्वारा पाचन प्रक्रिया होती है। बाकी गाय, भैंस, हिरन ये सब जुगाली करता है। सूअर वे मोनोगैस्ट्रिक होते हैं क्योंकि सूअर किण्वन के माध्यम से सेलुलोज जैसे पौधे को पचा नहीं पाते हैं। इसके अलावा सूअर कई तरह के भोजन खा और पचा सकते हैं। अगला है मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मल्चिंग। मल्चिंग एक मृदा संरक्षण विधि है जिसमें पौधों के नीचे की मिट्टी में अघोषित पौधों की सामग्री जैसे पुआल, घास या प्रोसेसर के कचरे को शामिल करना शामिल है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण के रूप में वर्गीकृत नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा एक, राज्य सार्वजनिक लोक उपक्रम। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम PSU के अंतर्गत आता है। तेय्यम एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक कला रूप है जिसका उद्भव खालिस्तान राज्य में हुआ था। और इसका सही आंसर हो जाएगा 2, केरल में। थेय्यम केरल में नृत्य पूजा का एक लोकप्रिय अनुष्ठान है। केरल में थेय्यम मुख्य रूप से उत्तरी मालाबार क्षेत्र जो है वर्तमान में कासरगाड, कन्नूर जिले, वायनाड और कोझिकोड में मिलकर जो बना हुआ है किया जाता है। थेय्यम नृत्य गांव के मंदिर के सामने उपवनों और घरों में पूर्वजों की पूजा के रूप में किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में खाली स्थान को चिन्हित किया है। और इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 19 नवंबर को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 19 नवंबर को आधिकारिक रूप से विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य शौचालयों के उपयोग के लिए लोगों को प्रेरित करना और स्वच्छता को वैश्विक स्तर पर प्रसारित करना है। बौद्ध त्यौहार सोंगक्रौन निम्न में से किस भारतीय राज्य में प्रमुखता से मनाया जाता है? सोंगक्रौन निम्न में से किस भारतीय राज्य में प्रमुखता से मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा एक, अरुणाचल प्रदेश में।
सोंगक्रॉन थाईलैंड का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध त्यौहार है। यह एक जल उत्सव है जो 13 अप्रैल को पारंपरिक थाई नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। बौद्ध पूरे सोंगक्रॉन में मंदिरों में जाते हैं जहां बुद्ध की छवियों पर और बौद्ध भिक्षुओं के हाथों पर सम्मान के प्रतीक के रूप में पानी डाला जाता है। 1982 में दिल्ली में आयोजित हुई एशियाई खेलों में शुभंकर के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया गया था। 1982 में जब दिल्ली में हुआ था एशियाई खेल, सबसे पहले एशियाई खेल का 1951 में हुआ था, वो भी भारत में हुआ था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, अप्पू हाथी का बच्चा। अप्पू को वास्तविक जीवन में कुट्टी नारायण के नाम से जाना जाता है। 9वें एशियाई खेल 19 नवंबर 1982 से 4 दिसंबर 1982 तक दिल्ली में आयोजित किया गया था। अब पहला एशियाई खेल 1951 में भी दिल्ली में आयोजित हुआ था। इनमें कौन किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री रहे हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, पवन कुमार चामलिंग। पवन कुमार चामलिंग जो सिक्किम के हैं, देश के सबसे लंबे समय तक 24 साल और कितना 165 दिन मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने वाले व्यक्ति हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ज्योति बसु, इस सूची में इनका द्वितीय स्थान था। 23 वर्ष 137 दिन तक मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन ज्योति बसु का रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। अब दूसरे स्थान पर नवीन पटनायक आ गए, अब पहले स्थान पर पवन कुमार चामलिंग है। अगला है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, कोलकाता में। भारत का वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत देश के नवीन पौधों के संसाधनों के वर्गीकरण और फ्लोरिस्टिक अध्ययन करने वाले शीर्ष अनुसंधान संगठन है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कोलकाता में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1890 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 4, साबरमती। अरब सागर में गिरने वाली नदियां नर्मदा, तापी, सिंधु, साबरमती, माही, पूर्णा है। हिंद महासागर में गिरने वाली कुछ बड़ी नदियों में से है गंगा, ब्रह्मपुत्र है। किन्नौर में हंगरंग घाटी के सैलखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर को निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जोड़ता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, लेप्चाला, जिसे हंगरंग दर्रा के नाम से भी जाना जाता है। एक तरफ स्पीति घाटी के चरम दक्षिणी पूर्वी छोर को किन्नौर से हंगरंग घाटी के सैलखर और चांगो से जोड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में खालिस्तान शामिल है। आंसर हो जाएगा 1, ताड़ का वृक्ष शामिल है। ईस्ट इंडिया कंपनी की मूल मुहर से ली गई है, जिसमें एक शेर और एक ताड़ की पेड़ दिखाया गया है। पानीपत की तीसरी लड़ाई खालिस्तान को लड़ी गई थी। और इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 14 जनवरी 1761 ईस्वी को सदाशिव भाऊ पेशवा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी। प्रथम लड़ाई जो हुई है कब हुई है? 1526 ईस्वी में। दूसरी लड़ाई कब हुई है? तो 1556 ईस्वी में। और जो तीसरी हुई है वो कब हुई है? तो 1761 ईस्वी में। भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को अभिवृद्धि का निर्देश देता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत एक निर्देशक सिद्धांत है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य यह प्रयास करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा। ICCR ने बिहार में खालिस्तान में वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, नालंदा विश्वविद्यालय। वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बिहार के वैशाली को दुनिया का पहला गणतंत्र माना जाता है। यह वह स्थान है जहां लोकतंत्र की जड़ों का पता लगाया जा सकता है। पुराना नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के पहले विश्वविद्यालयों में से एक था। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कुमारगुप्त ने किया था और 1190 में मुस्लिम सेनापति बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था। लाइफ मंत्रा द्वारा लिखित एक पुस्तक है। और इसका आंसर हो जाएगा 2, सुब्रत राय सहारा के द्वारा। जीवन मंत्र सहारा श्री सुब्रत राय सहारा द्वारा लिखे गए, जो एक भारतीय व्यवसायी है जिन्होंने 1978 में सहारा इंडिया परिवार की स्थापना की थी। यह पुस्तक 2 फरवरी 2016 को लॉन्च की गई थी। इस पुस्तक के माध्यम से सहारा ने जीवन के पीछे के रहस्य को जानने का प्रयास किया है। खाली स्थान का वंश नाम कुकुरबीता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा 1, कद्दू। कुकुरबीता लौकी परिवार में
फूल वाले पौधे की एक प्रजाति है जिनमें से कई चीज़ों की खेती व्यापक रूप से सब्जियों के रूप में की जाती है। कुम्हड़ा, स्क्वैश, कद्दू और लौकी कुकुरबिटा वंश से संबंधित है। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा एक, अरबी में। अल बरूनी ने प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना की थी किसमें? अरबी में। यह एक प्रसिद्ध अरबी पुस्तक है जिसमें उसने भारतीय विज्ञान, हिंदू धार्मिक मान्यताओं, रीति रिवाजों और सामाजिक संगठन पर टिप्पणी किया है। निम्नलिखित में किस फसल के उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, गन्ना। गन्ने की फसलों की प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है। आमतौर पर फसलों की वृद्धि के लिए 300 से 500 मिलीमीटर वर्षा पानी की आवश्यकता होती है। हालांकि गन्ने के विकास चक्र को पूरा करने के लिए 1500 से 2500 मिली वर्षा पानी की आवश्यकता होती है। 1 किलो गन्ने के उत्पादन के लिए 1500 से 3000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहां संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पाद हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बाजार संतुलन। एक बाजार संतुलन में होता है यदि बाजार मूल्य पर मांग की गई मात्रा आपूर्ति की मात्रा के बराबर है। जिस कीमत पर मांग की गई मात्रा आपूर्ति की मात्रा के बराबर होती है उसे संतुलन कीमत या बाजार समाशोधन मूल्य कहा जाता है और इसी मात्रा को संतुलन मात्रा कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे निचला ज्ञात बिंदु खाली स्थान को कहा जाता है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। और इसका सही आंसर हो जाएगा 2, चैलेंजर द्वीप। मेरियाना ट्रेंच या चैलेंजर द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। यह पृथ्वी के महासागरों में सबसे गहरा ज्ञात बिंदु है। यह लगभग 11,022 मीटर जो है कितना है, गहरा है। और इसका नाम HMS चैलेंजर के नाम से रखा गया है जिसके चालक दल ने पहली बार 1875 में इस खाई की गहराई को मापा था। 9 सितंबर 2023 को अफ्रीकी संघ औपचारिक रूप से किस समूह में शामिल हो गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, G20 के नए सदस्य के रूप में अपनी सीट ले ली है। 18वां G20 शिखर सम्मेलन अत्याधुनिक भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारत की G20 अध्यक्षता का विषय था वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। किस देश ने फीफा फुटबॉल विश्व कप शुरू होने के बाद से अब तक सभी में भाग लिया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ब्राज़ील। फीफा फुटबॉल विश्व कप के लिए प्रतियोगिता 1930 में फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित की गई थी और उसे उरुग्वे ने जीता था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय छोड़कर प्रत्येक 4 वर्षों पर यह प्रतियोगिता को आयोजित किया जाता है। ब्राज़ील ने आरंभ से ही प्रत्येक फीफा फुटबॉल विश्व कप में भाग लिया है और 5 बार भी विजेता भी है। मध्य भारत में उभरे सतनामी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1, चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार करना। उन्होंने चर्मकारों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए सतनामी आंदोलन की शुरुआत किया था। अगला है, और किसने मध्य भारत के सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने? गुरु घासीदास ने किया था। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? सही आंसर हो जाएगा 1, 1773 का विनियमन अधिनियम। ब्रिटिश भारत में एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए ब्रिटिश पीएम लॉर्ड नॉर्थ ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इसने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। अगला है, फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1, किरण बेदी। पुडुचेरी के पूर्व उपराज्यपाल और IPS सेवानिवृत्त डॉक्टर किरण बेदी की पुस्तक फेयरलेस गवर्नेंस शासन की कठोर वास्तविकताओं का एक अंश है। वह 1972 में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रैंक में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला बनी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का उदाहरण है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक PNB भारत की एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना लाला लाजपत राय एवं दयाल सिंह मजीठिया ने 1894 ईस्वी में लाहौर में किया था। यह भारतीय पूंजी से शुरू होने वाला प्रथम बैंक था। 19 जुलाई 1969 को भारत सरकार ने PNB को राष्ट्रीयकरण किया। 2020 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया। किस बैंक को? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुकला के भारत इस्लामी रूप का एक अभिन्न अंग था? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1, गुंबद। गुंबद जिसे मुस्लिम वास्तुकला में कुब्बा के रूप में भी जाना जाता है, इस्लामी वास्तुकला का सबसे महत्वपूर्ण पहलू और मस्जिद का एक घटक है।
12वीं शताब्दी के अंत में भारत में मुस्लिम शासन का उदय हुआ था, जिसने दो प्रमुख स्थापत्य परंपराओं को एक साथ लाया था। वह था भारतीय वास्तुकला और मुस्लिम वास्तुकला, जिसने इंडो इस्लामिक वास्तुकला को जन्म दिया। हिमालय का इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सिपकिला। उत्तराखंड में स्थित दर्रा निम्नलिखित में से है: लिपुलेख दर्रा, मानस दर्रा, मंगसाधुरा दर्रा, नीति दर्रा और मुलिंगला दर्रा। निम्नलिखित में कौन गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराज अधिराज की भव्य उपाधि धारण की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराज अधिराज की उपाधि धारण की थी। कौटिल्य की सहायता से, इसे चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है कौटिल्य को, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को गद्दी से उतार दिया और पाटलिपुत्र का अपना नियंत्रण कर लिया। चंद्रगुप्त एकमात्र शासक था जो पहली बार उत्तरी भारत को एकजुट करने में सफल हुआ था। किस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है जहां सिटी पैलेस स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उदयपुर। झीलों का शहर उदयपुर, जिसे पूरब के वेनिस के नाम से भी जाना जाता है, को दुनिया के सबसे मनोरम शहर के रूप में जाना जाता है। महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने 1553 में उदयपुर की स्थापना की। लाहो खालिस्तान राज्य का लोक नृत्य है। और इसका सही आंसर हो जाएगा 1 मेघालय। मेघालय की महिलाओं द्वारा लाहो नृत्य किया जाता है। यह बेहदिन खलम उत्सव के दौरान किया जाता है। लाहो नृत्य को चिपिया नृत्य या बांग्ला नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 3 अनुच्छेद 26। संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत सभी भारतीयों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को गारंटी दी गई है। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली या पहला भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा व्यक्तिगत ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने जब उन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। और 2002 में उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से भी सम्मानित किया गया था। 2018 में अभिनव को प्रतिष्ठित ब्लू क्रॉस से सम्मानित किया गया है, जो ISSF को सर्वोच्च सम्मान है। और नीरज चोपड़ा भाला फेंक खिलाड़ी दूसरे भारतीय एथलीट है जिन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में 2020 के टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते हैं। UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नैरोबी केन्या में स्थित है। UNEP का मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने का उसका गठन की शक्ति किसके पास है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1 संसद के पास है। जिस प्रकार संसद में 2 सदन होते हैं उसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत राज्यों में विधानसभा के अतिरिक्त एक विधान परिषद भी हो सकती है। संसद विधान परिषद को समाप्त कर सकती है या साधारण बहुमत से गठित कर सकती है। इसमें सदन के उपस्थित प्रत्येक सदस्य मतदान कर सकता है यदि संबंधित राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत से उस पर एक प्रस्ताव पारित करती है तो। अगला है, किस बैंक ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा 3 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने आवागमन के अनुभवों को बेहतर बनाने और डिजिटल भुगतान के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY वर्ष खालिस्तान में शुरू की गई थी। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो हो जाएगा 2 नंबर 1999। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 को शुरू किया गया था और वर्तमान में लागू किया जा रहा एकमात्र स्वरोजगार कार्यक्रम है। इसका मूल उद्देश्य बैंक ऋण और सब्सिडरी के मिश्रण के माध्यम से आय अर्जित करने वाली संपत्ति प्रदान करके सहायता प्राप्त गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। अगला प्रश्न है कि भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 100वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 2015। भारत के किस स्थल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 शांति निकेतन को। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में भारत का एक और ऐतिहासिक स्थल शामिल हो गया है। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 1901 में हुआ था। 1921 में शांति निकेतन में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई जिसे बाद में विश्व भारती के नाम से मान्यता मिली। इसके साथ ही भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइटों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है और जो 42वां किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को के द्वारा वो है होयसल के मंदिरों को।
तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है। तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है क्योंकि आंसर हो जाएगा भूमि जल की तुलना में धीमी गति से ठंडी होती है। रात में थल और समुद्र दोनों ठंडे होते हैं, लेकिन पानी स्थल की तुलना में धीमी गति से ठंडा होती है। पानी के ऊपर की हवा जमीन की सतह के ऊपर की हवा की तुलना में गर्म होती है और ये समुद्र के ऊपर कम दबाव क्षेत्र बनाकर ऊपर उठती है। तो हवा की धारा रात के समय भूमि से समुद्र की ओर चलती है। कथकली किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 केरल। कथकली केरल से उत्पन्न एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम एक अन्य शास्त्रीय नृत्य है जिसकी शुरुआत केरल में हुई है। यूएस ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा 3 कोको गॉफ ने। यूएस ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब अमेरिका की 19 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ ने जीता है। उन्होंने फाइनल में बेलारूस की अरीना सबलेंका को शिकस्त देकर यह खिताब अपने नाम किया है। यह गॉफ का पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है। अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए प्रदान किए जाने वाले गांधी शांति पुरस्कार का सृजन किस वर्ष में किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1995 में किया गया था, जो महात्मा गांधी की 125वीं जयंती स्मृति वर्ष पर प्रारंभ किया गया था। वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया गया था। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अकबर ने। किसने हराया था? तो अकबर ने हराया था। हल्दी घाटी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ी गई थी। मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप की सेनाओं और अंबर के मान सिंह प्रथम के नेतृत्व में मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ी गई थी। यह युद्ध मेवाड़ की सेनाओं की हार के साथ समाप्त हुआ। महाराणा प्रताप मुगल साम्राज्य के खिलाफ अपने बहादुर प्रतिरोध को जारी रखते हुए बच निकले थे। अब आइए समान विज्ञान एवं गणित के प्रश्न। कैमिलो गोल्जी को 1906 में तंत्रिका तंत्र की संरचना पर उनके काम के लिए नोबेल पुरस्कार किसके साथ संयुक्त रूप से मिला था? और इसका सही आंसर हो जाएगा 4 सेंटियागो रैमानाई कैजल के। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 1906 को संयुक्त रूप से कैमिलो गोल्गी और सेंटियागो रोमानोबाई काजल को तंत्रिका तंत्र की संरचना पर उनके काम को मान्यता देने हेतु प्रदान किया गया था। कैमिलो गोल्गी एक इतालवी जीव विज्ञानी और रोग विज्ञानी थे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रासायनिक संरचना की पहचान करें। और इसका सही आंसर हो जाएगा 1 KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे लाई के रूप में भी जाना जाता है, रासायनिक सूत्र KOH के साथ एक अकार्बनिक यौगिक है। किस तत्व का प्रतीक ग्रीक नाम हाइड्रोजिरम से लिया गया है, जिसका अर्थ है तरल चांदी, जो इसकी चमकदार सतह को दर्शाता है? और इसका आंसर हो जाएगा 3 पारा या मरकरी। पारा एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? तो वो होता है Hg और परमाणु क्रमांक जो होता है वो 80 होता है। इसका प्रतीक Hg इसकी गतिशीलता और चमकदार सतह के कारण इसके ग्रीक नाम हाइड्रोजिरम, जिसका अर्थ है तरल चांदी से होता है। इसे आमतौर पर क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। आवर्त सारणी के समूह 13 का कौन सा तत्व कमरे के तापमान से कुछ अधिक होने पर द्रव अवस्था में बदल जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 गैलियम। गैलियम जो आवर्त सारणी के मुख्य समूह 13 यानी बोरॉन समूह का एक रासायनिक तत्व और धातु है। यह कमरे के तापमान के ठीक ऊपर द्रवीभूत होता है। गैलियम उन कुछ धातुओं में से एक है जो थर्मामीटर में पारा के उपयोग की जगह ले सकता है, क्योंकि इसका गलनांक कमरे के तापमान के करीब होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नरम धातु है जो हवा में प्रज्वलित होती है और पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? और आवर्त सारणी में इसकी परमाणु संख्या 37 है। और इसका सही आंसर हो जाएगा 4 रुबिडियम। रुबिडियम एक रासायनिक तत्व है जिसकी प्रतीक चिन्ह जो है वो Rb है और परमाणु संख्या जो है वो 37 है। रुबिडियम क्षार धातु समूह का एक बहुत नरम सफ़ेद भूरे रंग की धातु है। यह हवा में अनायास प्रज्वलित होता है और पानी में अत्यधिक तीव्र गति से प्रतिक्रिया करता है, जिससे मुक्त हाइड्रोजन में आग लग जाती है। शुक्राणु कहाँ बनते हैं? शुक्राणु जो है कहाँ बनते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1 वृषण में। वृषण का मुख्य कार्य शुक्राणु और पुरुष उत्तेजित द्रव को बनाना होता है। यह आवर्त सारणी के 18वें समूह से संबंधित तत्व है जिसका उपयोग बल्कलाइज रबर के निर्माण में किया जाता है। यह तत्व गर्म एवं सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। यह कौन सा तत्व है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1 सल्फर है। अगर हम कहा जा सकते हैं कि S+6 HNO3 एक इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा H2SO4 + 6 NO2 + 2H2O हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोकार्डेटा से संबंधित है?
और इसका सही आंसर हो जाएगा एक एम्फिऑक्सम्स। प्रोटोकार्डेटा फाइलम के जीवों के गुण, ये द्विपार्श्व सममित विकोरिक एवं देह गुहा युक्त जंतु है जिनमें नोटोकार्ड पाया जाता है। ये समुद्री जंतु है। उदाहरण में बेलेनाग्लोसस, हार्डमेनिया, एम्पीफेओक्सस इत्यादि। आंसर हो जाएगा एक। बल गुना विस्थापन खाली स्थान के बराबर होता है और इसका आंसर हो जाएगा 4 कार के बराबर होता है। W बराबर क्या होता है, F/D होता है। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 3 ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित और विकृत करके। किसी पदार्थ के एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित और विकृत करके किया जा सकता है। खाली स्थान एक ऐसा कारक है जो किसी निकाय को गतिमान अवस्था में लाता है या लाने का प्रयोग करता है या रोकता है या रोकने का प्रयास करता है। आंसर हो जाएगा एक बल। बल एक सदिश राशि है जिसमें किसी पिंड का वेग बदल सकता है, अर्थात किसी निकाय को गतिमान अवस्था में लाता है या लाने का प्रयास करता है अथवा रोकता है या रोकने का प्रयास करता है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल संवेग परिवर्तन की दर के अनुपाती होता है। अगला है दिए गए आकार का एक घटक जिसका प्रतिरोध कम होता है कहलाता है। आंसर हो जाएगा 2 सुचालक। डी ब्लॉक के तत्वों को इस नाम से भी जाना जाता है। आंसर हो जाएगा 4 संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक आवर्त सारणी के केंद्र में मौजूद है। इस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व के रूप में जाता है। इनमें 3 से लेकर 12 आवर्त सारणी के समूह को रखा जाता है। सर्वाधिक ऋणावेशित तत्व के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है और इसका आंसर हो जाएगा 3 NH2Np5 होता है। सर्वाधिक ऋणावेशित तत्व के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कितना होता है, NH2Np5 होता है। इसे पी ब्लॉक तत्व भी कहा जाता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की एसआई इकाई है और इसका सही आंसर हो जाएगा 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जी का जो मान होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एफ बराबर जो हमारे पास फार्मूला होता है G m1m2/r², जहाँ एफ गुरुत्वाकर्षण बल है, m1 और m2 द्रव्यमान है, r दोनों के बीच की दूरी है और g जो हमारा पास है वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। परमाणु का कौन सा भाग विद्युत धारा का निर्माण करता है? आंसर हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। समस्त विद्युत का आधार इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण के कारण ही कोई वस्तु अवशोषित होती है। आवेश की यह गति ही विद्युत धारा कहलाती है। एक कार्बनिक यौगिकों में एंजाइमों की क्रिया द्वारा होने वाला एक धीमा रासायनिक परिवर्तन जो छोटे अणु उत्पन्न करता है कहलाता है। आंसर हो जाएगा 1 किण्वन। किण्वन एक जैविक रासायनिक क्रिया है। इसमें जटिल कार्बनिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किण्वन के प्रयोग से अल्कोहल या शराब का निर्माण किया जाता है। मानवों में खाली स्थान के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है और इसका सही आंसर हो जाएगा 3 स्वर रज्जु। स्वर रज्जु जिन्हें आवाज़ के तौर पर तथा वोकल कॉर्ड भी कहा जाता है। मनुष्य और कुछ अन्य जीवों में गले के भीतर स्थित स्वर ग्रंथि लिरिक्स के अंदर मौजूद श्लेष्मा झिल्लियाँ म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जिनके कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। 12 ग्राम ऑक्सीजन में खाली स्थान मोल होते हैं और इसका आंसर हो जाएगा 0.375। 1 मोल जो होता है ऑक्सीजन, उसमें अनुभार कितना होता है, लगभग जो होता है 32 ग्राम होता है। तो 12 ग्राम ऑक्सीजन में 12/32 हो जाएगा 0.375 मोल। क्या हो जाएगा, मोल। आंसर हो जाएगा 3। दाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच स्थित दाएं ऑरिकुलो वेट्रिकुलर सेप्टम अलिंद निलय झिल्ली में मौजूद बल्ब को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा 2 तिक्पर्ती बल्ब कहते हैं। तिक्पर्ती बल्ब कहते हैं। खाली स्थान अधिक विविधता की उत्पत्ति को संभव बनाता है और इसका आंसर हो जाएगा 1 लैंगिक प्रजनन। वह क्रिया है जिसमें 2 युग्मकों को मिलाने से बनी रचना युग्म है, जाइगोट है, द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है, लैंगिक जनन कहलाती है। यह प्रजनन अधिक विविधता की उत्पत्ति की संभव बनाता है। धोवन सोडा जो है एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा 1 10। धोवन सोडा या रासायनिक सूत्र जो होता है Na2CO3 10H2O अर्थात सोडियम कार्बोनेट डेका जलयोजित होता है। अतः 1 मोल Na2CO3 में क्रिस्टलीकृत जल के 10 मोल उपस्थित होते हैं। एक 10 केजी का पिंड 4.0 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। उस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए, जहां G बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कार्य बराबर जो हमारे पास होता है वो बल गुना क्या होता है, विस्थापन होता है। यानी 10 गुना 4 बराबर 400 जूल होता है। क्या है, 400 जूल होता है।
आंसर हो जाएगा 1। 0.6 मोल हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? तो हाइड्रोजन का एक परमाणु द्रव्यमान 1 ग्राम 1 मोल के बराबर होता है। अच्छा, 0.6 मोल हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 0.6 ग्राम होगा। आंसर हो जाएगा 4। खाली स्थान समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है और इसका आंसर हो जाएगा 2, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा पहले पादप जगत के एक प्रमाण के रूप में मान्य था, किंतु अब यह वर्गीकरण निष्प्रभावी हो गया है। थैलोफाइटा के अंतर्गत कवक, शैवाल और लाइकेन आते हैं। अब आइए मैथ का प्रश्न है। जब कोई दुकानदार 10% छूट पर वस्तुओं को बेचता है तो उसे 35% लाभ प्राप्त होता है। यदि वह 20% छूट पर देता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा? माना का वस्तु का जो हमारे पास है वो क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य 100 रुपया है। अब वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य हमारे पास वो है, उसे x मान लेते हैं और उसे क्रय मूल्य को 100 माना है। प्रश्न में कह रहा है कि 90x/100 बराबर 10% के छूट देते कितना हो जाता है? 135% का लाभ होता है। तो x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? 135 गुना 100 बटा क्या हो जाएगा? 90 बराबर 150 रुपया हो जाएगा। अब 20% के छूट के बाद 20% के छूट के बाद क्या हो जाएगा? हमारे पास तो अंकित मूल्य निकल गया, तो 20% के छूट के बाद क्या हो जाएगा? तो वस्तु का जो हमारे पास वस्तु का विक्रय मूल्य है वो हो जाएगा 150 गुना 80 बटा 100 हमारे पास आ जाएगा 120 रुपया। अब क्रय मूल्य 100 था, 120 रुपया विक्रय मूल्य है, तो लाभ हमारे पास कितना आ गया? लाभ बराबर हो गया 20% सीधे आ गया। आंसर हो जाएगा 3। 6 आदमी एक कार्य को 48 दिनों में पूर्ण करते हैं। यदि एक आदमी 2 औरतों के बराबर काम करता है तो 4 आदमी और 8 औरतें मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूर्ण करेगा? तो आइए देखते हैं। एक आदमी बराबर क्या है? 2 महिलाएं हैं, 2 महिलाएं हैं, इसलिए 4 आदमी प्लस 8 महिलाएं कितने आदमी के बराबर हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे 8 आदमी के बराबर हो जाएंगे। तो M1 बराबर दिया हुआ है 6 और D1 बराबर दिया हुआ है 48, M2 बराबर दिया हुआ है 8, तो D2 हमारे पास निकल जाएगा। एक फार्मूला होता है M1 D1 बराबर M2 D2, तो 6 गुना 48 बराबर 8 गुना D2 बराबर 6 गुना 48 अब बटा 8 बराबर 36 दिन हो जाएगा। कितना दिन हो जाएगा? 36 दिन। आंसर हो जाएगा दूसरा। यदि कोई दुकानदार एक वस्तु को 6750 में बेचता है तो उसे 10% का नुकसान होता है। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा? तो वस्तु का सबसे पहले क्या है? हमको क्रय मूल्य निकालते हैं। तो 100 बटा 100 माइनस हानि % गुना विक्रय मूल्य, तो हो जाएगा 100 बटा 90 गुना कितना? 6750। कितना क्रय मूल्य हो गया? 7500 रुपया हो गया। 10% का, अब 10% का लाभ कमाने के वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा? तो 7500 के क्या करना है? 10% हमें निकाल देना है, यानी 110 निकाल दीजिए तो सीधी आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8250 रुपया आ जाएगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा चौथे नंबर। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 6 गोलाकार गेंदों को लबालब भरी हुई एक बाल्टी में डुबोया जाता है। उसे निकले हुए पानी को 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार जार में एकत्रित किया जाता है। जार में पानी की ऊंचाई कितनी होगी? तब विस्थापित पानी का आयतन बराबर हो जाएगा 6 गोलाकार गेंदों का आयतन। क्या हो जाएगा? 6 गोलाकार गेंदों का आयतन बराबर हो जाएगा 6 गुना 4/3 पाई r3। तो 6 गुना 4/3 पाई और r3 है तो 7, तीनों गुना में हो जाएगा घन सेंटीमीटर बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा? 3 दूनी ये हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, यानी 7 गुना 7 गुना 7 गुना 8 पाई घन सेंटीमीटर। विस्थापित पानी का आयतन बराबर होता है 6 गुना गोलाकारों का आयतन, जैसा कि प्रश्न में कहता है। अब माना बेलनाकार जार में जल स्तर की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई अगर h है तो पाई r² h बराबर कितना होगा? 7 गुना 7 गुना 7 गुना 8 पाई। अब यहाँ से हमको h का मान निकाल लेंगे तो वो हो जाएगा कितना? 7 गुना 7 गुना 7 गुना 8 बटा 14 गुना 14। हमारे पास आंसर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर पहला नंबर। सरिता ने 18,600 रुपये का ऋण लिया, जिसका कुछ अंश 5% और शेष 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर था। 4 वर्षों के बाद उसे ब्याज के रूप में 4800 रुपये का भुगतान करना पड़ा। 2 अलग अलग ब्याज दरों पर उधार ली गई राशियों में कितना
अंतर था। तो ये प्रश्न थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन में जाएगा, आइए इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 5% दर पर उधार ली गई राशि अगर है उसको हम x मानते हैं, कितना 5% के उधार पे, तो 8% वाला पे उधार कितना हो जाएगा, तो 18,600 के माइनस x रुपया हो जाएगा। अब हमें ब्याज निकालना है, तो शुरुआत में ब्याज हुआ x गुना 5, क्योंकि x राशि है 5% 4 वर्षों में, अब प्लस अब कितना बचा राशि 18,600 माइनस x पे 8% की दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज निकाले, और दोनों कितने के बराबर हो जाएंगे, तो ब्याज के रूप में उसे 4800 रुपया दिया गया है, यानी दोनों को मिला के ही दिया गया होगा। तो हमारे पास इतना निकल गया। यहाँ से जब आप सोल्व कीजिएगा तो हमारा x का जो मान आएगा वो कितना आएगा, वो 9600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9600 आएगा। उसके बाद क्या है, जो पहली राशि अब हमारे पास निकल गया कितना 5% वाला, अब 8% वाला निकालेंगे तो क्या करेंगे, 18,600 में 9600 घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18,000 माइनस 9600, तो ये आ जाएगा 9,000, यानी 8% पर राशि भी आ गया हमारे पास 9,000 रुपया। अब दो राशि तो निकल गया। प्रश्न में कह रहा है अलग अलग ब्याज दरों पर उधार ली गई राशियों में कितना अंतर है, तो एक राशि है 9600 और एक राशि है 9,000। दोनों को हम क्या किए, घटा दिए, हमारे पास जो आंसर आ गया 600, यही हमारा अंतर हो गया। अंतर कितना हो गया, 600 रुपया। पहले एक का साधारण ब्याज निकालना है 5% पे, और फिर उसमें से जो है 8% पे, और दोनों बराबर था कितना, 4800 के बराबर था। यहाँ से x के मान निकालेगा तो 9600 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1.16 भागा 1.2 गुना 13.5 भागा 0.03 बटा क्या है 3 रुपये का सरलतम मान क्या होगा। अब इसे लिखेंगे तो 11.6 बटा 12 लिख सकते हैं, अगुना 13.5 बटा 0.03 लिख सकते हैं। दशमलव एक साइड इधर गया है तो 1.2 जो है उसे 1 दशमलव हट गया, अब पूरे का बटा 3 है। जब इसे सोल्व करेंगे तो 2.9 बटा 3 गुना 450 बटा 3 हो जाएगा, यानी 2.9 गुना 50 बराबर 145। आंसर हमारे पास आ जाएगा, वो हो जाएगा 2। जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो एक राशि एक निश्चित ब्याज दर पर एक वर्ष में उसी राशि को 729 बटा 625 हो जाती है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो 10,000 पर उसी ब्याज दर से 2.1 बटा 2 वर्षों में प्राप्त होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। निकटतम रुपये तक सही हमें करना है। तो इसे पहली स्थिति में जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, दर जो है वो R% है, वार्षिकी क्या है, वार्षिकी, तो R/2 हो जाएगा परसेंट प्रति छमाही, क्या हो जाएगा, छमाही हो जाएगा। तो मिश्रधन बराबर हमारे पास हो जाएगा, मिश्रधन बराबर मूलधन गुना 1 प्लस दर बटा 100 के पावर क्या होता है, समय होता है। यानी हमारे पास हो जाएगा कितना 729 बटा 625 P मान लेते हैं यहाँ पर। P जो क्या है वो है मूलधन है, तो 1 प्लस R बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर R बटा 200 हो जाएगा, 200 बटा स्क्वायर, क्योंकि R/2 हो रहा है। तो जब इसे सोल्व करेंगे आगे तो 27 बटा 25 के होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस R बटा 200 के होल स्क्वायर। जब यहाँ से R के मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए आगे सोल्व करते हैं। 1 प्लस R बटा 200 बटा हो जाएगा 27 बटा कितना हो जाएगा 25। तो R बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 16% प्रति वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16% प्रति वर्ष आ जाएगा। अब दूसरी स्थिति में जो हम सोल्व करेंगे, दूसरी स्थिति में अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 10,000 जो हमारे पास है गुना मिश्रधन बराबर आ जाएगा 10,000 गुना 1 प्लस 16 बटा 100 के होल स्क्वायर और गुना 1 प्लस हाफ इंटू 16 बटा 100 कर देंगे। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14,532 रुपया। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आ जाएगा 14,532 माइनस 10,000 इक्वल टू हो जाएगा 4,532 रुपया। आंसर हमारे पास हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा, 4,532 रुपया। आंसर हो जाएगा 2। एक छात्र ने परीक्षा में बैठने के लिए 221 दिनों की उपस्थिति अनिवार्य है। छात्र 208 दिन उपस्थित रहा और उपस्थिति में 5% की कमी की वजह से उसे परीक्षा के लिए अपात्र घोषित कर देगा। परीक्षा में बैठने के लिए कितने प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य था। अंतर जो हमारे पास है, अंतर है वो अनिवार्य उपस्थिति माइनस वास्तविक। अनिवार्य कितना था 221, अब वास्तविक कितना है 208, यानी हमारे पास 13 दिन हो गया। कितना दिन, 13 दिन हो गया। और 13 दिन वो नहीं उपस्थित हुआ, वो कितने परसेंट से नहीं हुआ, 5% से।
तो 221 दिन कितने दिन का हो जाएगा? तो 5/13 गुना 221 कर दीजिए, हो जाएगा 85%, यानी 85% आपको उपस्थिति चाहिए। दो संख्याओं का योगफल जो है वो 33 है। यदि उनका एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः इतना इतना है तो उन संख्याओं का अंतर कितना होगा? तो योगफल दिया हुआ है, यानी दो संख्या अगर हम मान लेते हैं, एक संख्या x है तो दूसरी कितनी होगी? दूसरी संख्या होगी 33 माइनस x हो रहा है। अब संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुना मसा होता है, तो x गुना 33 माइनस x बराबर हो जाएगा 72 गुना 3 हो जाएगा। जब इसे सोल्व करेंगे तो 33x माइनस एक्स स्क्वायर 72 छो सतिया 21 216 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? क्योंकि पहली तो निकल गई है, x दूसरी संख्या हो जाएगी 33 माइनस 9 बराबर 24। तो अंतर बराबर क्या हो जाएगा? अंतर बराबर होगा 24 माइनस 9 बराबर 15। सही आंसर हो जाएगा 4। एक कक्षा के 40 छात्रों के औसत प्राप्तांक 92 है। इस कक्षा के 2 छात्र जिनके औसत प्राप्तांक 95 थे, जो दूसरी कक्षा में चले गए, उनकी जगह 2 नए छात्र कक्षा में समाविष्ट हो गए। अब इस कक्षा में छात्रों के औसत प्राप्तांक 90 है। एक कक्षा में समाविष्ट होने वाले छात्रों के औसत प्राप्तांक कितने होंगे? तो पहली स्थिति में क्या कर रहा है कि 40 छात्रों के कुल प्राप्तांक कितना होगा? तो ये पहली स्थिति में हो जाएगा 40 गुना 92 3680 हो जाएगा। छोड़ने वाले 2 छात्रों के कुल प्राप्तांक कितना है? तो 2 गुना 95 है ना, 2 गुना 95 कितना हो गया? तो ये हो गया 190। अब कह रहा है कि 38 छात्रों के कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा? तो 3680 माइनस 190 बराबर कर देंगे तो कितना होगा? 3490 हो जाएगा। अब 2 नए छात्रों के प्राप्तांक कितना है? तो 40 गुना 90 माइनस 3490, क्योंकि दे रहा है कि अब इस कक्षा में छात्रों का औसत प्राप्तांक 90 हो गया। 40 गुना 3490 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना? 110। तो अभिष्ट औसत उन दोनों छात्रों को कितना हो गया? 110/2 बराबर 55। आंसर हमारे पास हो जाएगा कि समाविष्ट होने वाले छात्रों का औसत प्राप्तांक 55 है। किसी संख्या को जब 119 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 19 प्राप्त होता है। उस संख्या को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त होने वाला शेषफल कितना होगा? तो यहाँ पहला भाजक जो है वो 119 है और दूसरे भाजक जो है 17 का क्या है? अपवर्त है। अब कह रहा है अभिष्ट शेषफल जो होगा वो क्या होगा? 19 से 17 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल होगा। या 19 भागा 17 करेंगे तो 2 जो शेषफल प्राप्त होगा वही होगा। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 3 नंबर। एक दुकानदार ने 2 अलग अलग कंपनियों से 10,500 में 2 प्रिंटर खरीदे। वह एक प्रिंटर को 20% के लाभ पर और दूसरे प्रिंटर को 10% के नुकसान पर बेचता है। ऐसा करने पर उसे पता चलता है कि दोनों प्रिंटर का विक्रय मूल्य समान है। उसे हुए शुद्ध लाभ या नुकसान की गणना करें। तो माना कि प्रिंटर का क्रय मूल्य क्या है? x रुपया है। तो दूसरे प्रिंटर का ये पहले का है। माना कि एक प्रिंटर ये पहले का है तो दूसरे प्रिंटर का क्या हो जाएगा? दूसरे प्रिंटर की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा 10,500 माइनस x रुपया हो जाएगा। प्रश्न से कह रहा है 120x/100 बराबर हो जाएगा 10,500 माइनस x गुना 90/100 हो जाएगा। ये प्रश्न से निकल के आ जा रहा है। तो 12x बराबर होगा 10,500 गुना 9 माइनस 9x, यानी 21x बराबर हो जाएगा 10,500 गुना 9। x बराबर कितना हो जाएगा? 4500 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4500 रुपया हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि इस पर लाभ कितना है? तो वो है 20% के लाभ। तो हो गया हमारे पास 4500 गुना 20/100 बराबर 900 रुपया। तो दूसरे प्रिंटर का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 10,500 माइनस 4500 तो यानी 6,000 रुपया, और उस पर कितना? 10% के लाभ। तो 6,000 गुना 10/100 बराबर 600 रुपया। तो शुद्ध लाभ कितना हुआ? 900 माइनस 600 बराबर 300 रुपया। तो दूसरे पर नुकसान 10% का है, सॉरी लाभ नहीं है, दूसरे पर 10% का नुकसान है। तो 600 रुपया का जो हुआ है वो क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। तो शुद्ध लाभ 900 एगो में 600, तो आंसर होगा 300। तो आंसर है ऑप्शन 3। गेहूं और चावल के बाजार मूल्यों का अनुपात 3:8 है और एक परिवार द्वारा उनकी खपत की मात्राओं का अनुपात 16:3 है। गेहूं और चावल के लिए किए जाने वाले व्यय का अनुपात कितना होगा? गेहूं का चावल के मूल्यों का अनुपात कितना है? 3:8 है और कह रहा है कि खपत की मात्रा कितना है? 16:3 है। तो व्यय का अनुपात क्या हो जाएगा? व्यय का अनुपात जो हमारे पास हो जाएगा
हो जाएगा 16 × 3 = 8 × 3 होगा, यानी 48 अनुपात कितना हो जाएगा 24, यानी 2:1 आंसर हो जाएगा। तो 35 सेंटीमीटर × 11 सेंटीमीटर × 20 सेंटीमीटर भुजाओं वाले धातु की एक पट्टी को पिघलाकर 0.7 mm त्रिज्या वाले एक तार का निर्माण किया जाता है। तार की लंबाई जो होगी पाई बराबर 22/7 मान लेते हैं, तो कितना होगा। तो पट्टी की सबसे पहले आयतन निकालिए। आयतन बराबर हमारे पास हो जाएगा, आयतन बराबर वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 35 × 11 × 20 घन सेमी। तार का आयतन कितना हो जाएगा बराबर πr²h, यानी 22/7 × 0.7/10 × 0.7/10 × h घन सेंटीमीटर। आयतन समान रहने पर क्या होगा, 22/7 × 0.7/10 × 0.7/10 × h बराबर हो जाएगा 35 × 11 × 20। यहाँ से हमें h का मान निकल के आ जाएगा कितना, 5000 मीटर। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 हमारे पास सेंटीमीटर। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 5000 हो जाएगा 5000 मीटर। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो दूसरे नंबर। कौन सा हो जाएगा, तो वो है दूसरे नंबर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 107 किलोमीटर है। 1.8 किलोमीटर लंबी एक ट्रेन स्टेशन ए से बी के लिए 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलना शुरू करती है। 10 मिनट बाद 1.2 किलोमीटर लंबी एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की तरफ 100 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है शुरू करती है। तो स्टेशन ए से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए जहाँ पर दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेगी। स्टेशन ए से चलने वाली ट्रेन द्वारा 10 मिनट यानी 1/6 घंटा तय की गई दूरी है, कितना हो जाएगा 1/6 × 90 बराबर 15 किलोमीटर। ये ए से स्टेशन ए से चलने वाली ट्रेन। अब स्टेशन ए एवं बी के बीच शेष दूरी कितना बच गया, 107 - 15 बराबर 92 किलोमीटर। सापेक्ष चाल कितना हो गया, सापेक्ष चाल तो वो हो गया 90 + 100 बराबर 190 किलोमीटर पर आवर। अब ट्रेन विपरीत दिशाओं में गतिमान है, यानी 190 × t बराबर 92, जहाँ t क्या है, मिलने में लगा समय। तो t बराबर हो जाएगा 92/190 घंटा। स्टेशन ए से चली पहली ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, 15 + 90 × 92/190 किलोमीटर। जब इसे सोल्व करेंगे तो 15 + 43.6 किलोमीटर आएगा। आंसर हो जाएगा हमारे पास 58.6 किलोमीटर, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि क्रमशः 5 वर्ष के बाद बढ़कर 7500 रुपया और 7 वर्ष बाद 9200 रुपया हो जाती है। वार्षिक ब्याज लगभग दर कितना है। तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 9200 - 7500 बराबर क्या हो जाएगा 1700 रुपया हो गया। हमारे पास क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया। अब 5 वर्ष में 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज, क्योंकि 9200 जो था वो तो मिश्रधन था, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो 1700/2 × 5 बराबर 4250। तो हमारे पास मूलधन कितना आ जाएगा, मूलधन कितना हो गया 5 वर्ष का, तो 7500 और -4250, तो साधारण ब्याज आती है 3250 रुपया हो गया। अब दर बराबर क्या हो जाएगा, तो ब्याज कितना था 4250 रुपया और समय 100 और बटा मूलधन कितना है 3250 और गुना समय कितना है 5 वर्ष। हमारे पास आ गया 26.15% यानी 26.2%। आंसर हो जाएगा 4। ये जो 9200 दिया हुआ है मिश्रधन दिया हुआ है, और 7500 और 9200 जो क्या है वो मिश्रधन है 5 वर्ष और 7 वर्ष का। अगला प्रश्न है कि वह धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 15 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के 100 गुने के बराबर हो जाती है। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। माना कि संख्या जो x है, प्रश्न से करा x + 15 बराबर 100/x, यानी x² + 15x - 100/0, x - 5 × x + 20 हो जाएगा। लास्ट सोल्व कीजिएगा 0, x बराबर 5 आएगा, x - 20 तो हो नहीं सकता, तो अभिष्ट जो संख्या जो आएगा वो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 5। r का मान ज्ञात कीजिए ताकि पहले r विषम प्राकृतिक संख्याओं का मान r² / 16 के बराबर हो। r को वह मान ज्ञात करना है।
93 का अगर हम देखते हैं तो 1 + 3 विषम अंक 3 + 5 अप टू जो है कहाँ तक, अप टू R तक है। SR बराबर फार्मूला था R/2 × 2 × 1 + R-1 के होल स्क्वायर बराबर R/2 2 × 2R-2 बराबर R/2 × 2R बराबर R²। माध्य बराबर होता है R² बराबर R बराबर R। अब प्रश्नानुसार R बराबर क्या है, R² बराबर 16 है, तो 16R बराबर R²। R बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो है 1। अगला प्रश्न है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की पर दी गई एक धनराशि 3 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है तो उस ब्याज दर पर वह धनराशि कितने वर्षों में 64 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी हो जाती है कितने, 3 वर्षों में हो जाती है, तो 64 गुनी कितना हो जाएगा, 4 के पावर क्यों लिख सकते हैं, 4 गुना 4 गुना 4 बराबर क्या होता है 64। तो ये कितनी हो जाएगा, तो ये 3 जो है वो इधर चला जाएगा, 3 गुना 3 हो जाएगा, हाँ स्क्वायर में है तो ये गुना में चल जाएगा, यानी 9 वर्षों में से डायरेक्ट बना सकते हैं। या इस तरह के फार्मूला से A बराबर P × 1 + R/100 के पावर n से भी बना सकते हैं। अब उसमें भी जो हमारे पास आएगा वो 9 वर्षीय आएगा। एक परीक्षा में 45 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं और 79,750 उत्तीर्ण नहीं हुए हैं। परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी, हमें यह दिखाना है। माना कि शामिल छात्रों की संख्या जो है x है और x का 55% कितना दिया हुआ है, 79,750, यानी 55x/100 बराबर है 79,750 दिया हुआ है। तो इससे हमारे पास x निकल जाएगा कितना, 79,750 गुना 100 कितना 55 कर देंगे, से निकल जाएगा 1,45,000 रुपया। आंसर हमारे पास हो जाएगा कितना, तो वो हो जाएगा पहला। एक कॉलेज में 500 छात्र हैं, उनमें से 350 क्रिकेट खेलते हैं, 125 कबड्डी खेलते हैं, 75 ना तो क्रिकेट और ना ही कबड्डी खेलते हैं। वैसे छात्रों का प्रतिशत बताया जो कबड्डी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। तो छात्रों की संख्या जो क्रिकेट और कबड्डी दोनों खेलते हैं उसमें क्या होगा, पहले तो 350 क्रिकेट खेलते हैं और कितना 125 कबड्डी खेलते हैं। उसमें जो है 500 में 75 ये नहीं खेलते हैं, तो हो जाएगा 475 - 425 बराबर 50। तो अभी प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 50/500 गुना 100 बराबर 10%। कह रहा है कि वैसे छात्रों का प्रतिशत जो कबड्डी और क्रिकेट दोनों खेलने का ये प्रतिशत पूछ रहा है, तो 85 के साथ खिलाड़ी है जो दोनों खेल रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा 10%। तीसरा नंबर, एक सुरेश एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और रमेश उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। उन दोनों के द्वारा 4 दिन तक एक साथ कार्य करने के बाद कार्य का कितना भाग शेष बचेगा। आइए इसे सोल्व करते हैं। सुरेश प्लस रमेश का 4 दिन का कार्य कितना होगा, 4 गुना 1/10 + 1/12 से सोल्व करेंगे। 4 गुना 6 + 5/60 12 दिनों में पूरा करता है और 4 दिन एक साथ कार्य करता है, तो हो जाएगा हमारे पास 11/15। शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य बचा 1 - 11/15, यानी 15 - 11/15 बराबर 4/15। आंसर कितना आ जाएगा, 4/15 तीसरे नंबर। चलिए, 8 लड़के और 12 लड़कियां एक साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट का कार्य 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि एक लड़के को अकेले इस प्रोजेक्ट को कार्य को पूरा करने में 50 दिन लगते हैं, तो एक लड़के को अकेले इस प्रोजेक्ट को कार्य में पूरा करने में कितने लगेंगे। यहाँ पर कह रहा है 8 बॉय + 12 गर्ल्स गुना 5 बराबर 1 बॉयज गुना 50 के बराबर है। सोल्व करेंगे तो होगा 40 बॉय + 60 गर्ल्स बराबर 50 बॉय। 50 बॉय - 40 बॉय बराबर कितना हो जाएगा, 60 गर्ल्स। 10 बॉयज़ बराबर हो जाएगा 60 गर्ल्स। एक बॉय बराबर कितने गर्ल्स हो जाएगा, तो इतना गर्ल्स हो जाएगा 6 गर्ल्स के बराबर। अब एक बॉयज़ बराबर 6 गर्ल्स हो गया, तो M1 D1 बराबर M2 D2 लगा दो। 6 गुना 50 बराबर 1 गुना D2, तो D2 बराबर हो जाएगा 300। आंसर हमारे पास आ जाएगा 300 दिन में। इसे भी कर सकते हैं, 50 था एक का, 6 गुना तो 6 + 300। एक आदमी 1600 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और इसे 20% की हानि पर बेचता है। साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है, तो 1600 के जो हमारे पास है वो कितना है, 20% की हानि पर बेचता है, यानी 80% में बेचता है, 1280 रुपया डायरेक्टली आ जाएगा। आंसर हो जाएगा 2।
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 से विभाजित करने पर शेषफल 0 बचता है, लेकिन 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचता है, और 6 या 7 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचता है। तो यानी हमारे पास 4, 5, 6 और 7 का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये 2, 5, 3, 7 हो जाएगा। लसा जो हमारे पास आएगा वो कितना आ जाएगा, 420 आएगा। तो अभीष्ट न्यूनतम संख्या जो है 420 प्लस कितना आ जाएगा, 5, यानी 425 आ जाएगा। आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 425, तीसरे नंबर। नेक्स्ट है मानसिक क्षमता एवं तर्कशक्ति के प्रश्न। कहानी का पाठक के साथ वही संबंध है जो खाली स्थान को श्रोता से है। आंसर हो जाएगा 4, किससे है, वो है गीत से। 4 शब्द दिए गए हैं, एक असंगत है, कौन सा इसमें होगा, आंसर हो जाएगा तेज, उड़ना, तैरना। 3 शब्द युग्म जीना, मरना, गति, स्थिरता, दिखाना, छुपाना एक दूसरे के विपरीत अर्थ है, लेकिन शब्द युग्म उड़ना, तैरना एक दूसरे के विपरीत अर्थ नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आ सकते हैं। यहाँ पर देखिए ई से एच गया, एस से के गया, के से एन गया, के से क्यू गया, क्यू से ये सब कितना है, +3 +3 +3 गया, तो ये भी +3 जाएगा तो हमारे पास टी आ जाएगा। अब 972 में अगर हम 3 से भागा देते हैं तो 3, 2, 4, 324 होता है, यानी यहाँ 324 3 से भागा दिया गया। 324 में भी अगर हम 3 से भागा देते हैं तो 108 आता है, 108 में 3 से देंगे तो 36 आएगा, 36 में 3 से भागा देंगे तो 12 आएगा, अब 12 में से 3 से भागा देंगे तो 4 आएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टी या 4 हो जाएगा। आंसर हमारे यहीं पर से मिल जा रहा है, तीसरा नंबर। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये देखना है। आइए देखते हैं किस तरह अरेंज किया गया है। 619 से +37 करेंगे 656, फिर से 37 करेंगे तो 693, फिर से 37 करेंगे तो हो जाएगा 370, फिर से 37 करेंगे तो कितना हो जाएगा 767। आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। असंगत इसमें से चयन करना है कौन सा है। अगर 981 है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 9 को स्क्वायर करते हैं, 9 के स्क्वायर तो कितना हो जाता है, 81 हो जाता है, जो कि यही 2 अक्षर वाला लिखा हुआ है। चलिए इसमें देखते हैं, 7 को स्क्वायर करते हैं तो क्या लिखा हो, 49 लिखा हो, जो सही लिखा हो। 6 को 36 लिखा, ठीक है 64 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 68 है। आंसर हमारे पास हो जाएगा चौथे नंबर। एक युगल नव वर्ष पे पार्टी के लिए तैयार होकर दर्पण के स्वयं को देखता है, जिसमें पत्नी पति के दाएं खड़ी है। बेहतर दिखने के लिए दोनों 3 बार 90 डिग्री के कोण पर घूमते हैं। इसमें औरत घड़ी की सुई की दिशा में और पति विपरीत दिशा में घूमता है। दर्पण से दिखने के अनुसार अब एक दूसरे के सापेक्ष उनकी स्थिति क्या है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, आमने सामने है। वर्म पंखी का रेंगना के साथ वही संबंध है जो गाय खाली स्थान से है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 4, चलना से है। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 17वें अक्षर पे, बाएं से ABC है तो इससे 17वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर कौन होगा, 17 से छठा अक्षर और कौन होगा। तो जो हमारे पास आ जाता है वो क्या हो जाता है, सबसे पहले हो जाएगा बाईं से 17वां अक्षर जो होता है वो Q होता है, और Q के दाईं ओर छठवां स्थान कौन होगा, छठवां स्थान तो वो होगा W। आप ABCD फटाफट लिख के आप भी देख सकते हैं। तो आंसर हमारे पास जो आ जाएगा हो जाएगा W। रानी प्रीति नामक लड़की की माँ है। ऐश्वर्या काजोल नामक लड़की की मौसी है। प्रियंका के केवल 2 बच्चे हैं, रानी और ऐश्वर्या है। सीमा ऐश्वर्या की बेटी है। काजोल का प्रीति से क्या संबंध है, ब्लड रिलेशन का बनाइएगा इसे। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा 1, बहन। 110 नंबर, जाइलम पौधे खालिस्तान मानव, प्रश्नवाचक चिन्ह है मानव। आंसर हो जाएगा 1, यकृत। जिस प्रकार जाइलम पानी और पोषक तत्व मिट्टी से पौधे तक पहुंचाते हैं, उसी प्रकार धमनियाँ हृदय से खून शरीर के विभिन्न भाग तक पहुंचाने का काम करता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, धमनियाँ हृदय से खून शरीर के विभिन्न, तो इसका सही आंसर होगा यकृत, नहीं क्या हो जाएगा, सॉरी धमनियाँ। आंसर हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उनकी उपस्थिति के क्रम में व्यवस्थित करना है कि अंग्रेजी शब्दकोश में ये कैसे होगा। आंसर हो जाएगा 1। यदि प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुना, एक्स गुना का अर्थ है जोड़, भागा का अर्थ है घटाना, तो इतना का मान क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। एक विशिष्ट कुछ भाषा में पिंटरेस्ट को इस तरह लिखा जाता है, तो बीवर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो चलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, P से अगर -4 करते हैं तो L है, I से -4 करते हैं तो E है, N से -4 करते हैं तो क्या है वो J है। इस तरह के सभी में -4 -4 का सीरीज चला हुआ है। V से -4 करेंगे तो R है, I से -4 करेंगे तो E है,
बी से -4 करेंगे तो x है, ई से -4 करेंगे तो a है, r से -4 करेंगे तो हमारे पास n है। हमारे पास आंसर आ जाता है चौथे नंबर। असंगत इसमें से बताना है कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा तीसरा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान ये तीनों विषय विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, लेकिन अन्य तीनों विकल्पों में विभिन्न शब्दों के समूह विज्ञान के अंतर्गत नहीं आते हैं। प्रश्नवाचक के चिन्ह पे क्या आएगा हमें ये देखना है। अगर हम z से -2 करेंगे तो x आता है, और x से -4 करते हैं तो t आता है, तो t से अब क्या करेंगे -6 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा n आ जाएगा। उसके बाद अगर हम a से c करते हैं तो +2 आएगा, और 2 से प्लस फिर 4 करेंगे तो g आएगा, और g से +6 करेंगे तो क्या हमारे पास आएगा, m आएगा। यानी हमारे पास जो आएगा वो m और n का कॉम्बिनेशन आएगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा 1 नंबर। स्टार को इतना लिखा जाता है, प्लेन को इतना, तो सेल को किस तरह लिखा जाता है। अब यहाँ पर जो देखते हैं कि s का लिखा हुआ है कितना, 3 लिखा हुआ है, t का लिखा हुआ है 7, a का 8, r का 2 लिखा हुआ। तो हम डायरेक्टली अगर इससे और इससे सबके स्थानीय मान से ही तुलना कर देते हैं तो s का लिखा हुआ 3, a का लिखा हुआ 8, l का 1 और ई का 4 है। आंसर होगा चौथा नंबर। पी क्यू आर एस टी और यू उत्तर की ओर मुँह करके एक पंक्ति में बैठे, उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। पी एस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। आर तथा क्यू के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, क्यू एस का पड़ोसी नहीं है। पी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, ये प्रश्न हमें देखना है। तो जब इसे अरेंज करेंगे तो इधर हो जाएगा यू, ये हो जाएगा क्यू, इधर हो जाएगा टी, इधर हो जाएगा P, इधर होगा R, इधर होगा S। ये सभी उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, कौन सा, T हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि बैरा कार्यस्थल से वही संबंध है जो कामगार को खाली स्थान से है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कारखाना से। जिस प्रकार रेस्तरां में काम करता है उसी प्रकार कामगार कारखाना में काम करता है। प्रश्नवाचक के स्थान पर आ सकता है, ये हमें देखना है कि क्या आ सकता है। तो आइए देखते हैं। z -2 करेंगे तो हमारे पास x आएगा, x से -2 v से t, t से r, और r से 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा p। यानी हमारे पास एक तो आ गया कि पहला अक्षर p होगा। अब ये 63 से 31 गया है, ये इम्पोर्टेंट है, हमें ये ध्यान देना है। या फिर यहाँ से भी देखते हैं c से f कितना गया है, c से f जो है +3 गया है, f से i +3 है, i से l +3 है, L से O +3 है, तो O से +3 क्या होगा, R होगा। पी आर से भी निकाल सकते हैं, ऑप्शन हमारे पास 4 आ जा रहा है, बीच वाला करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बीच वाला भी देखते हैं तो 63 से 31 गया है, तो यहाँ पर क्या किया गया है वो हमें ध्यान देना होगा कि 31 × 2 करेंगे तो क्या होगा, 62 होगा, +1 करेंगे तो क्या होगा, 63 होगा। उसी तरह 31 से क्या गया, 31 से गया है 15, 15 × 2 करेंगे तो 30 होगा, +1 करेंगे तो कितना होगा, 31 होगा। तो इस तरह के भी अरेंज किया हुआ है बीच में, लेकिन हमें 2 ही से मिल जा रहा है। 2016 में भारत का स्वतंत्रता दिवस रविवार का था। अशोक का जन्म 27 सितंबर को हुआ और रोहित का जन्मदिन उसके 4 दिन बाद आता है। 2016 में रोहित का जन्मदिन किस दिन पड़ेगा, ये है। तो अशोक का जन्म 27 सितंबर 2016 को हुआ, तो रोहित का जन्म कब हुआ, 1 अक्टूबर 2016 को, क्योंकि 4 दिन बाद आता है। अब 15 अगस्त 2016 को क्या था, 15 अगस्त 2016 को वो था रविवार था। 15 अगस्त से 1 अक्टूबर के दिनों की संख्या कितना हो जाएगा, 16 + 30 + 1 यानी 47 दिन हो जाएगा। विषम दिन कितना हो जाएगा, विषम दिन हो जाएगा 47/7 बराबर 6 सप्ताह 5 दिन, यानी रविवार + 5 दिन बराबर कौन सा हो जाएगा, शुक्रवार। आंसर हो जाएगा 4। अगर कैलेंडर के काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट और थ्योरी प्लस प्रश्न देखना चाहते हैं तो सनबिक मैथ पे लोड है, आप जाकर देख सकते हैं सनबिक मैथ पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। एक बार उस वीडियो को देखिए, 1 घंटा का वीडियो है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए सारे तरह का। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 प्रकार से संगत है जबकि 1 असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो आइए संगत को चयन करते हैं। B से D गया +2, D से F गया +2, G से I गया +2, I से K गया +2, P से R गया +2, R से +T गया +2, E से H गया +3 है, S से K गया +3 है।
यहाँ प्लस 2 का हो रहा है, यहाँ पर प्लस 3 का, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा वो है चौथे नंबर। चलिए, उस अक्षर समूह का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह को पहले अक्षर समूह से है। एल से -8 गया डी है, क्यू से -8 गया आई है, आर से -8 जाएगा जे होगा, टी से -8 है एल होगा। अगर उसी तरह हम क्यू बाई जेड को भी -8 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा तीसरे नंबर। सभी घोड़े गधे हैं, यहाँ पर क्या है, सभी घोड़े क्या हैं, घोड़े हैं, वो क्या है, सभी घोड़े गधे हैं, गधे हैं। उसके बाद कह रहा है सभी जो बंदर है, सभी जो बंदर है वो क्या है, तो वो है गधे हैं, सभी जो बंदर है वो बंदर है। तो इस तरह के हमारे पास हो गया सभी जो बंदर है वो गधे हैं। अब कह रहा है कुछ घोड़े जो हैं वो बंदर है, तो ये जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल सही नहीं होगा, हो भी या नहीं भी सकता है। और ये कुछ बंदर घोड़े हैं, ये भी नहीं हो सकता है। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ना तो 1 ना तो 2, इसका सही कर, क्योंकि इसका फिर एक और भी बन सकता है। यहाँ पर एक ग्राफ ये लीजिए, एक ये लीजिए और एक ये, जहाँ पर हमारे पास ये जो अंदर वाला हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये बंदर हो जाएगा और ये घोड़े हो जाएंगे और ऊपर में गधे हो जाएंगे। तो इससे हम देखते हैं कि दोनों में से हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2 पालन करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक के स्थान पे आता है। आइए देखिए किस तरह के ये रेंज 848 से 969 तक प्लस 121 गया है, कितना के 11 के ये स्क्वायर होता है। अब इससे हमारे पास कितना आएगा, उसके बाद अगर हम इसको कितना के जोड़ देते हैं, पहले ये भी देख लेते हैं। 1282 से 1400 कितना गया है, तो ये है 196 का, ये है 14 के स्क्वायर है, यहाँ 11 के स्क्वायर, यहाँ 14 के स्क्वायर, तो इन दोनों के बीच में 12 और 13 घट रहा है, तो ये 12 के भी स्क्वायर हो सकता है। यानी हमारे पास 969 कितना है, 969 प्लस 12 के स्क्वायर कर देते हैं तो कितना होता है 144, अगर जोड़ते हैं तो 1113 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि मोहित रानी की माँ का ससुर है तो मोहित की रानी से क्या संबंध है, इसका सही आंसर हो जाएगा 2, पिता के पिता। रानी की माँ का ससुर का मतलब है रानी के पिता, मोहित का बेटा हुआ, तो मोहित रानी के पिता के पिता है। 126 नंबर में है, देखते हैं क्या संबंध है। यहाँ पर 1 लिखा गया, 7 को ऐसे ही रह गया, 9 को इस तरह लिखा गया है, ठीक है। अगर 2 को हम इधर कर लेते हैं और 4 को क्या कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, 8 को रहने देते हैं, 482 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा चौथे नंबर। आइए देखते हैं इसमें क्या संबंध है। ए से +3 गया डी है, डी से जी गया +3 है, जी से +3 जे है, जे से +3 हमारे पास क्या हो गया, एम हो गया। 12 से 15 3 18, फिर 21, फिर 3 24 हो गया। अगला है बी से ई, बी से ई गया कितना है +3 है, ई से एच गया क्या हो जाएगा +3, और एस से के गया, ये हमारे पास हो गया +3। तो के से जो +3 जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास एन, यानी M24N हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारे पास चौथा। टीना देव से पहले कार्यालय पहुंची लेकिन लौकी के बाद पहुंची। वीर टीना से पहले कार्यालय पहुंची लेकिन किरण के कार्यालय पहुंचने के बाद पहुंची। वीर के कार्यालय पहुंचने के तुरंत बाद लौकी कार्यालय पहुंचा, अंत में कार्यालय कौन पहुंचा। तो हमारे पास जो बन के आ जाएगा वो किरण सबसे पहले पहुंची, फिर वीर पहुंचे, फिर लौकी पहुंची और फिर टीना पहुंची, उसके बाद देव, अर्थात देव कार्यालय पहुंचा, क्या है अंत में कार्यालय कौन पहुंचा, तो वो होगा देव, लास्ट में देव ही। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों के संबंधित संख्या का चयन करें। आइए देखते हैं 49 और 245 का। 49 गुना 9 - 4 करते हैं, 49 गुना 5 कितना होता है 245, यानी पहला अक्षर से दूसरा घटाया गया है। 37 को अगर कहा जाए तो कितने से 7 - 3, यानी 37 गुना 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 148। तो उसी तरह हमारे पास 47 आया है, तो 47 गुना 7 - 4 बराबर 47 गुना 3 कर देंगे, आंसर हो जाएगा 141, आंसर हो जाएगा 1। चलिए ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। 131 नंबर की बात करते हैं। SPY से किस तरह संबंध है ये देखते हैं। S से -1 जाएंगे तो R आ रहा है, और R से क्या करना है, इसमें नहीं जाना है, यहाँ देखना है P से वो कितने में गया है, तो ये भी -1 से, 22 से X गया है, ये भी -1 में, तीनों का उस तरह करेंगे। K -1 क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा J, I -1 करेंगे तो हो जाएगा H,
और n माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा m, JHM कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 6 लड़के PQRSTU एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, P और S एक साथ बैठे हैं। P या S के समीप ना तो Q और ना ही T बैठा है। R के विपरीत कौन बैठा है? जब हम इस तरह के बनाएंगे तो यहाँ पर अगर Q या T बैठेगा, यहाँ पर R या U, यहाँ पर P या S, यहाँ पर P या S, यहाँ पर R या U, यहाँ पर Q या T। R के विपरीत जो हमेशा है वो कौन सा बैठेगा? तो वो बैठेगा U। कौन सा बैठेगा? U। आंसर हो जाएगा हमारे पास तीसरे नंबर। अब आइए अगले प्रश्न में कि वरुण, अनवर, प्राची, फातिमा और दिशा एक बेंच पर बैठे हैं। वरुण अनवर के बाईं ओर बैठा है, जो किसी कोने पर नहीं बैठा है। फातिमा दिशा और वरुण के बीच बैठी है। प्राची एकदम ही दाहिनी ओर बैठी है। अनवर के दाईं ओर में कौन बैठा है? तो जब हम इसे बैठाएंगे तो होगा दिशा, उसके बाद फातिमा, उसके बाद क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वरुण, उसके बाद अनवर, उसके बाद जो होगा प्राची। आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा? वो हो जाएगा 3 नंबर प्राची। दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, एक असंगत है। असंगत या अलग है, वो कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा एक तारा। तारा अन्य 3 शब्दों से भिन्न है। आकाश में तारे, ग्रहों आदि के बड़े तंत्र को आकाशगंगा कहते हैं। आकाश में तारे के समूह को एक आकृति बनाते हैं, जिन्हें कुछ नाम दिया गया है, तारामंडल कहलाते हैं। सौर मंडल में तारा, सूर्य, ग्रह और उपग्रह शामिल होते हैं, तो हो जाएगा तारा। एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है वह मेरी इकलौती बहू के ससुर का पिता है। स्त्री से पुरुष कैसे संबंधित है? आंसर हो जाएगा 2 ससुर है। महिला की इकलौती पुत्रवधू के ससुर का अर्थ हुआ महिला के पति, महिला के पति के पिता महिला के ससुर हुए। ABCDFH नामक 8 मंत्री 2 पंक्तियों में बेंच पर एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। प्रत्येक पंक्ति में 4 मंत्री हैं। H और F विकर्ण के रूप में एक दूसरे के सामने है। D के ठीक बाएं G बैठा है। G और F एक ही बेंच पर नहीं बैठा है। D बेंच के एक किनारे पर बैठा है। E और B के बीच में C बैठा है। तो बताएं कि A के सामने कौन बैठा है? जब इसे आप इस तरह बैठाएंगे, दोनों तरफ के लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर कह रहा है कि H और F विकर्ण के रूप में बैठा हुआ। अगर हम यहाँ पर F को बैठाते हैं तो यहाँ पर हमें H को बैठाना होगा। D एक लास्ट पंक्ति में बैठा हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? B या E हो जाएगा। यहाँ पर B और E पूरे स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पर C हो जाएगा, यहाँ पर G हो जाएगा और यहाँ पर A हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर है, A के विपरीत कौन बैठा है? तो वो बैठा हुआ है C। क्या बैठा हुआ है? C। कौन सी रेखा प्रश्नवाचक श्रृंखला में प्रश्नवाचक को स्थापित करेगी? तो आइए देखते हैं। 33 + 37 बराबर 70 हो जा रहा है। यानी ये 37 का है, प्लस 37 किया गया है, इसमें 74 किया गया है और इसमें 148 किया गया। इन दोनों के बीच के अंतर कितना है? तो गुना 37 दूना क्या हो जाएगा? 74 और 74 गुना 2 हो जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा? 74 गुना 2 148। 148 गुना 2 कितना हो जाएगा? 296। 296 में जोड़ देंगे 292 हो जाएगा 588। आंसर हो जाएगा 3। आइजोल, मिजोरम, दिसपुर। आंसर हो जाएगा 2 असम। मिजोरम की राजधानी आइजोल, तो असम की राजधानी जो हो जाएगा वो दिसपुर है। 139 नंबर प्रश्न की जो होगा उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरे नंबर। अगर 140 की बात करें कि 3 में से एक निश्चित प्रकार समानता है, एक असंगत है, तो असंगत कौन सा होगा? तो वो हमारे पास आ जाएगा, वो है चौथे। अर्धवृत्त को छोड़कर जो हमारे पास है शेष अन्य ज्यामितीय आकृतियाँ हैं, या तो कर्व रेखा है या सीधी रेखा से बने। अर्धवृत्त कर्व रेखा और सीधी रेखा दोनों से बने हुए हैं। 141 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरे नंबर। 144 नंबर की बात करते हैं तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना? चौथे नंबर का हो जाएगा। 144 कहते हैं। 142 की बात करें, 143 की बात करें, यात्री, हवाई जहाज, टैक्सी। तो आंसर हमारे पास मेनली जो हो जाएगा ये, अगर हम मान लिया कि क्या करते हैं हवाई जहाज, सॉरी ये अगर हवाई जहाज करते हैं, हवाई जहाज उस पर कुछ तो लोग यात्री जाते ही हैं, तो ये हो जाएगा यात्री। और कुछ यात्री जो है वो टैक्सी से भी जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 1। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। आइए 12 गुना 12 कितना हो जाएगा? 144। अब प्लस अगर 12 माइनस 1 कर देंगे यानी 11। 144 अब प्लस 11 कितना हो जाएगा? 155 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 15 गुना 15 करते हैं कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। उसमें कितना घटा देंगे? 15 माइनस 1 यानी 14। सॉरी इसमें जोड़ देंगे 15 माइनस 1 14। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 225।
39। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। समीकरण को सही करना है तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा कितने नंबर, तो वो हो जाएगा दूसरे नंबर। 146 कौन सी संख्या निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को प्रश्नवाचक को प्रतिस्थापित करेगी, तो आइए हमें देखना है। 177 + 12 करते हैं तो 89 जाता है। 189 + 24 करते हैं 213। 213 में से कितना, इसमें 48, सीधे 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 हो रहा है। और ये फिर कितना हो जा रहा है, ये 96 हो जाएगा। तो 96 का दुगना कितना हो जाएगा, 192, यानी 192 + 357 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 549। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। 147 नंबर आकृति का प्रश्न है, इसमें संगत कौन है ये कह रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। आकृति 4 को छोड़कर अन्य सभी आकृतियाँ 2 बराबर भागों में विभक्त है। आकृति 4 2 असमान भागों में विभक्त है। चलिए, एक निश्चित कूट भाषा में वाइफ को इस तरह रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में RHCI को किस रूप में लिखा जाएगा, तो WIFE लिखा गया है यहाँ पर, WEFI। W को सीधे उतार दिया गया है, I को तिरछे, E को तिरछे कर गया, F को भी डायरेक्टली नीचे लिख दिया गया है। उसी तरह अगर हम करेंगे R को डायरेक्ट नीचे तो R हो जाएगा। HCI को लिख सकते हैं, H इधर चला जाएगा, C इधर, और यहाँ पर I हो जाएगा, यानी राइस हो जाएगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा वो है चौथे नंबर का। चलिए, दिए गए समुच्चय संख्याओं का मध्य क्या संबंध है, आइए देखते हैं। 112/2 करते हैं तो 56 आता है, और 56/4 करते हैं तो 14 आता है। उसी प्रकार कौन सा है, 224 में अगर 2 भागा देंगे तो 112 आएगा, 112 से 4 भागा देंगे तो क्या आएगा, 28 आएगा। हमारे पास आंसर आ जाएगा वो है चौथे नंबर। 150वें नंबर में हमारे है कि वह बॉक्स चुने जो कागज़ को दी गई सीट को मोड़ने पर बनने वाले समान आता है। तो सबसे पहले देखना कि किसके क्या है, इसके विपरीत ये होगा और इसके विपरीत ये होगा। तो 0 का विपरीत जो है हमारे पास क्या है, x है। अब 0 और x जो हमारे पास है ये कभी एक साथ नहीं दिख सकता, क्योंकि दोनों विपरीत फलक है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो तीसरे नंबर। ये डाइस का प्रश्न है। अगर डाइस का कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं और अच्छे प्रश्नों का संग्रह और थ्योरी, तो आप सनबिक मैथ पर जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये था किरण पब्लिकेशन के वॉल्यूम 2 में दिया गया प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।